हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। अब देखिए, एक पेशेंट है। वो पेशेंट काफ़ी टाइम से बुखार से परेशान है। उसको खांसी भी आ रही है और वो खांसी लगभग 3 हफ्ते से ज़्यादा की है। वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को सस्पेक्ट होता है कि शायद पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है या टीबी हो सकता है। वो एक टेस्ट लिखता है टीबी के डायग्नोसिस का और वो उसको डायग्नोस्टिक लैब में भेज देता है। डायग्नोस्टिक लैब में उसका स्प्यूटम यानी बलगम को उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसको 4 से 6 हफ्ते के बाद आने के लिए बोला जाता है। यानी 4 to 6 वीक्स का उसको टाइम दिया जाता है उसकी रिपोर्ट आने के लिए। डायग्नोस्टिक लैब क्या करती है, वो उसका जो स्प्यूटम होता है उसको कल्चर करती है और वो ये देखती है कि क्या उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। और उसके लिए कल्चर के लिए, बिकॉज ये एक स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसके लिए 4 से 6 हफ्ते का टाइम लगता है। अब एक दूसरा सिनेरियो देखिए कि ये पेशेंट एक दूसरी लैब में जाता है और वहाँ पर एडवांस्ड टेक्निक्स हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होती है और वहाँ पर इस पेशेंट का सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल की रिपोर्ट को जानने के लिए उसको बोला जाता है कि आप अगले दिन आके रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट अगले दिन जाता है, रिपोर्ट लेता है और वो डॉक्टर के पास आ जाता है। इन दोनों केसेस में ट्रीटमेंट करने का जो टाइम है वो 24 आवर्स से लेके 6 वीक्स है। यानी जो पहला केस है वहाँ पर ट्रीटमेंट जब शुरू होगा वो 6 हफ्ते के बाद शुरू होगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट 6 हफ्ते के बाद आती है। और दूसरे केस में क्योंकि रिपोर्ट 24 आवर्स के बाद आ गई तो उसका ट्रीटमेंट 24 आवर्स के बाद शुरू हो जाएगा। Now, this is how the molecular diagnosis works, and this is what we are going to discuss in today's class. तो आज की क्लास में हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और ट्रेडिशनल डायग्नोसिस का कंपैरिजन देखेंगे। उसके अलावा हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की दो टेक्निक्स को स्टडी करेंगे, एक ऑटो रेडियोग्राफी और दूसरी एलाइजा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जो कि आपका सब टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 के अंदर एनसीईआरटी की क्लास 12th बायोलॉजी का, राइट? ओके, नाउ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इज डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मार्कर्स, राइट? डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मार्कर्स, जिनको हम बायोमार्कर्स भी बोलते हैं शॉर्ट में। और ये बायोमार्कर्स क्या होते हैं? ये डीएनए हो सकते हैं, ये आरएनए हो सकते हैं, या प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो बेसिकली हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, या उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कि उसका आउटकम कैसा जा रहा है या वो डिज़ीज़ आगे कैसे जा पाएगी। तो इन तीन चीज़ों के लिए, किसी भी डिज़ीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि एक सही डायग्नोसिस के लिए, ताकि उसका सही ट्रीटमेंट हो, हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का यूज़ करते हैं। हम मॉनिटर करते हैं डिज़ीज़ को। जब डिज़ीज़ ऑलरेडी कंफर्म्ड हो गई है तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट रेजिमेंट देते हैं, जब दवाइयों के, मेडिसिन्स के। तो कुछ कुछ पीरियड के बाद हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या वो दवाइयाँ सही काम कर रही हैं, क्या पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम मॉनिटर करते हैं डिज़ीज़ को, साथ में हम प्रिडिक्ट भी करते हैं एक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के थ्रू कि अगर कोई डिज़ीज़ हो गई है और अगर ये आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टर्मिनेटिंग डिज़ीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो क्या वो, उसमें कितना टाइम लग सकता है उस डिज़ीज़ का आउटकम आने में, या उस डिज़ीज़ का वो डेडली एंड आने के लिए। तो वो हम लोग इस बायोलॉजिकल मार्कर्स का यूज़ करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मार्कर्स जो होते हैं वो बेसिकली तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारा डीएनए होता है और आरएनए होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और हमारे प्रोटीन्स होते हैं। जब हम इन तीन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं किसी भी डिजीज़ का डायग्नोस करने के लिए, तब हम उसको मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है हमारे बायोमार्कर्स। अब बायोमार्कर्स जो होते हैं, दे आर द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच इंडिकेट स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये स्पेसिफिक होते हैं बहुत बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी डिजीज़ के अंदर कुछ प्रोटीन्स, एबनॉर्मल प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं,
राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में डॉक्टर्स जो वह रूमेटॉइड फैक्टर का टेस्ट कराते हैं। अब रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में बढ़ा हुआ आता है, तो वो एक तरीके का बायोमार्कर है। वो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट के अंदर अगर ये आर ए फैक्टर बढ़ा हुआ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फैक्टर बढ़ा हुआ है, दैट इंडिकेट्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो आपका TSH होता है, जिन लोगों को जो थायराइड डिजीज़ होती है या थायराइडाइटिस हो जाता है, उस केस में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो हार्मोन का टेस्ट कराते हैं, वो T3 T4 का टेस्ट कराते हैं, और फिर वो ये देखते हैं कि क्या इसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं है, या हाइपरथायरॉयडिज्म है या नहीं है। तो वो बायोमार्कर्स हैं, तो वो प्रोटीन हो गए, राइट। रूमेटॉइड फैक्टर प्रोटीन हो गया। किसी किसी केस में क्या होता है कि हम DNA को टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल HIV के केस में हम लोग PCR करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हम उसके अंदर HIV का कोई पर्टिकुलर RNA है या नहीं है, तो वो हमारा न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हो गया। या बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होती हैं जिसमें हम एबनॉर्मल DNA को टेस्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो मार्कर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई डिज़ीज़ का हम डिटेक्ट करते हैं, किसी डिज़ीज़ को हम मॉनिटर करते हैं, या फिर हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि उसका प्रोग्नोसिस कैसा है, वो आगे कितना टाइम तक रहेगी या नहीं रहेगी, तब हम ये जो बायोलॉजिकल मार्कर्स को यूज़ करके डायग्नोसिस करते हैं, इस पूरी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ओके, चलिए अब हम ये कंपेयर करते हैं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और ट्रेडिशनल डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अगर हम देखें हमारा कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक मेथड और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड को, तो ये टेबल अपने आप में एक बहुत अच्छा कंपैरिजन करती है। कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक मेथड्स जो होते हैं, यहाँ पर हम किसी पैथोजन या डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं थ्रू देयर मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, सीरोलॉजिकल और कल्चर बेस्ड टेक्निक्स के द्वारा। इसका मतलब ये है कि जो पैथोजन और डिजीज़ है, जब वो सिम्टम्स देते हैं तब वो हम उनका डिटेक्शन करते हैं, या तो हम मॉर्फोलॉजिकल यानी इसमें माइक्रोस्कोप के नीचे हम उनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि कौन सी सेल्स हैं वो, या कौन से बैक्टीरिया हैं, या फिर हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। बायोकेमिकल में हम किसी एंजाइम का सबस्ट्रेट का रिएक्शन लगाते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ बढ़ी हुई है नहीं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है। सीरोलॉजिकल में हम इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट देखते हैं कि क्या एंटीबॉडीज़ बढ़ी हुई हैं उसके अंदर या नहीं है। और या हम कल्चर बेस्ड टेक्निक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको शुरू में दिया था कि ट्यूबरक्लोसिस के केस में स्प्यूटम या बलगम को टेस्ट किया जाता है, उसका कल्चर लगाया जाता है मीडिया के अंदर, और उसको 4 से 8 वीक्स तक हम इंक्यूबेट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या वो कल्चर ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। या बाकी के और जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है या स्टैफिलोकोकस का इन्फेक्शन है, तो उस तरीके के इन्फेक्शंस के लिए भी कल्चर कर सकते हैं, राइट। तो ये कल्चर बेस्ड टेक्निक्स होती हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में देखें तो यहाँ पर हम डिटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को। फॉर एग्जांपल DNA या RNA का हम डिटेक्शन करते हैं, या हम प्रोटीन्स का डिटेक्शन करते हैं यूजिंग एडवांस टेक्निक्स लाइक PCR, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। मैंने ये चैप्टर नंबर 9 में इसको काफ़ी अच्छे से बताया है, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। RT-PCR ये एक तरीके का वेरिएशन होता है, PCR का वेरिएंट है, जिसको हम रियल टाइम PCR भी बोलते हैं। सीक्वेंसिंग, ये सीक्वेंसिंग का मतलब होता है DNA को हम सीक्वेंस करते हैं, हम उनके बेसिस का पता लगाते हैं कि वो किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं और वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। या फिर हम एलाइज़ा होता है एक, जो हम अभी टेक्निक पढ़ेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जिसमें कि हम एंटीबॉडी के साथ हम किसी एंजाइम को लिंक कर देते हैं और फिर हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन को, राइट। या फिर हम प्राइमरी एंटीबॉडी को। तो ये इस तरीके की टेक्निक्स, ये एडवांस टेक्निक्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, राइट। अगर हम देखें कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक मेथड को, तो इनका जो सेटअप होता है ये बहुत सिंपल सेटअप होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि अगर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड्स की आप बात करें तो इनका जो सेटअप होता है ये कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है। इसमें हमको सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर हम लोगों को बहुत ही एक डिफाइंड
एसओपीज जब हम इनको बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनको हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। उनके अंदर जो हम लोग जो यूज़ करते हैं, उनका जो रिएजेंट्स होते हैं या उनके रिएक्शन के लिए जो मशीन्स या फिर जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं। जबकि इसमें बहुत सिंपलर सेटअप होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे कि आपके पास एक माइक्रोस्कोप होगा जिसमें आप स्टेन करके देख सकते हैं सैंपल को, या फिर आपको सेटअप करना है तो आप इसमें कल्चर कर सकते हैं। एक इंक्यूबेटर होगा, आप उसमें इंक्यूबेट मीडिया डाल के और आप उसको सैंपल को इंक्यूबेट कर सकते हैं। या फिर आप एक छोटा सा मशीन लगा सकते हैं जिसमें आपके सारे सीबीसी, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम आपकी जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं उनका डिफरेंशियल आ जाता है कि कौन सी सेल्स कितनी हैं, कितने परसेंट हैं ब्लड के अंदर, इस तरीके की चीज़ें। या कुछ और थोड़ा बहुत एडवांस सेटअप, थोड़ा सा मतलब नॉट लाइक दिस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इसका सेटअप थोड़ा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का सेटअप जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक मेथड। Then moderate sensitivity and specificity. It may give false negatives if pathogen load is low. यहाँ पर ये बेहद ज़रूरी है आपको समझना कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या होती है। सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम से कम नंबर्स में डिटेक्ट कर पाएँ, वो हमारी सेंसिटिविटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब तक हमारे सिम्टम्स आते हैं या जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस बहुत अच्छे खासे नंबर्स में रेप्लिकेट कर गया होता है, तब हम डॉक्टर्स के यहाँ जाके पहुँचते हैं और तब हमारे अंदर वो सिम्टम्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो सेंसिटिविटी है इन टेस्ट की, वो थोड़ा मॉडरेट होती है, मतलब उसके लिए एक अच्छा खासा थोड़ा सा नंबर चाहिए होता है, तब जाके ही वो डिटेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर कोई बैक्टीरिया 1000 नंबर है किसी बैक्टीरिया का, राइट, अगर 1000 इंडिविजुअल बैक्टीरियाज हैं, तब वो डिटेक्ट करेगा। तो हम उसको बोलते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी 1000 है। अगर वो 1000 से नीचे सपोज करिए 900 भी है बैक्टीरिया, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन वो 1000 या 1000 से ऊपर अगर होता है, तब वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये सेंसिटिविटी का मेथड, ये कॉन्सेप्ट हो गया कि आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक थ्रेशोल्ड होती है कि उससे नीचे ऑल्दो वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज़ सेंसिटिविटी। अब स्पेसिफिसिटी क्या होता है? स्पेसिफिसिटी होता है कि हम राइट ऑर्गेनिज्म को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करें। अगर हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को टेस्ट लगाया है तो हमको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही मिलना चाहिए हमारे टेस्ट के अंदर, बाकी के ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। तो वो हमारी होती है स्पेसिफिसिटी। या हम किसी और पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकस को अगर हम डिटेक्ट करते हैं, तो हमारा टेस्ट केवल इस स्टेफिलोकोकस को ही डिफाइन करना चाहिए, उसी को डिटेक्ट करना चाहिए, उससे रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं करना चाहिए या किसी और बैक्टीरिया को नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिसिटी। तो इस केस में, कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक के केस में, जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है वो मॉडरेट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बहुत इतना भी नहीं होती कि वो बहुत कम नंबर्स को डिटेक्ट कर पाए। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के केस में वेरी हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, इवन इट कैन डिटेक्ट फ्यू कॉपीज ऑफ डीएनए और आरएनए। इसका मतलब ये है कि इवन अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई ऐसी डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल कैंसर है, कैंसर के केस में जो सेल्स होती हैं वो म्यूटेटेड सेल्स होती हैं। तो म्यूटेटेड सेल्स का जो डीएनए है या आरएनए, अगर वो कम कॉपीज़ में भी होगा, यानी सेल्स बहुत कम है, तभी भी वो डिटेक्ट हो जाएंगी सिम्टम्स आने से बहुत बहुत पहले, राइट। वहाँ पर हमें सिम्टम्स का वेट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर इवन अगर आपके सिम्टम्स भी आ रहे हैं लेकिन अगर वो थ्रेशोल्ड नहीं आया है तो भी हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, यहाँ पर जो लिखा है कि इट मे गिव फॉल्स नेगेटिव इफ पैथोजन लोड इज लो। तो यहाँ पर क्या है कि ये रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगी, इवन वहाँ पर पैथोजन है लेकिन उसका लोड कम है, उसके नंबर्स कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो बोलेगा कि ये चीज़ एब्सेंट है, बट एक्चुअली में वो चीज़ प्रेजेंट है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाए बिकॉज उनके पास इतना सेंसिटिव टेस्ट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं कि नेगेटिव तो वो रिपोर्ट दे रहा है बट दैट नेगेटिव इज़ फॉल्स।
एक्चुअली में वो पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो इसलिए हम उसको फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर पैथोजन का जो लोड है वो कम होता है तो इट में गिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर इवन छोटा सा छोटा डीएनए और आरएनए की कुछ कॉपीज भी मिल जाएंगी तो उसको भी वो डिटेक्ट कर लेगा, और इस तरीके से यहाँ पर जो एक्यूरेसी होती है, सेंसिटिविटी है और जो स्पेसिफिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। नाउ ये कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक मेथड्स आर स्लाइटली स्लो, ये कुछ दिन लेते हैं, कुछ वीक्स लेते हैं आने में, रिजल्ट्स आने में, राइट। जबकि ये रैपिड होता है, ये कुछ ही घंटों से लेके विद इन 24 आवर्स यूजुअली आ जाते हैं, हमको रिजल्ट मिल जाता है। इन केस ऑफ कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक मेथड अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, जब हमारे सामने सिम्टम्स आते हैं तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि हम उसको सेंसिटिविटी या जो है उसको हम थोड़ा हाई कर दें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अर्ली डिटेक्शन इज़ द यूएसपी, द मेजर यूएसपी ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड इज़ द अर्ली डिटेक्शन, यानी डिजीज़ के सिम्टम्स आने से पहले ही हम डिजीज़ को पकड़ सकते हैं, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। Then conventional diagnostic methods are cheaper as compared to molecular diagnostic methods which are costlier. I mean ये तो समझने वाली बात है, बिकॉज इतना सेटअप लगता है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सेटअप है, इतनी महंगी महंगी मशीन्स आती हैं, उनके रिएजेंट्स इतने कॉस्टली आते हैं, तो डेफिनेटली जो कॉस्ट होगा पर टेस्ट जो होगा वो भी बहुत costly होगा as compared to the conventional diagnostic methods, right? So this comparison gives you a fair idea about the conventional and the molecular diagnostic methods. All right, let's move on और हम देखेंगे अब टेक्निक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की जो है ऑटो रेडियोग्राफी, राइट। तो ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है? ऑटो रेडियोग्राफी इज अ टेक्निक for detecting radioactively labeled molecules in cells, tissues और electrophoretic gels। हम क्या करते हैं यहाँ पर? हम रेडियो एक्टिवली लेबल्ड मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं। अब कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो डीएनए है, वो आरएनए है या वो प्रोटीन है, अगर हम उसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग कर दें, right, if they are tagged with radioactive molecule, तो उससे क्या होगा? ये जो हमारा डीएनए और प्रोटीन है हम उसको आसानी से पता लगा सकते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, राइट। ऐसे मटेरियल्स जो कि रेडियो एक्टिव रेज को या एनर्जी को एमिट करते हैं, हम उनको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इस तरीके के एमिशंस जो निकालते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ऑटो रेडियोग्राफी में हम इन्हीं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं और हम अपने मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट को, वो मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट हमारा डीएनए भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट हमारा आरएनए भी हो सकता है, वो प्रोटीन भी हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ लेबल कर देते हैं, उसको टैग कर देते हैं और फिर हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ओके, अब ये होती क्या है? अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए सीक्वेंस विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डिजायर्ड सीक्वेंस is tagged with the radioactive molecules like phosphorus 32, 32p to make it as a probe। हमको एक बैक्टीरिया है या कोई सेल है, उसके अंदर कोई डीएनए है, उस डीएनए के अंदर एक कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है, हमें उस सीक्वेंस को डिटेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? उस सीक्वेंस की एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएंगे, राइट। और वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो होगी वो हमारे सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट की कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अगर वहाँ पर एडिनोसिन है तो हमारी सीक्वेंस में थाइमिन होगा, अगर वहाँ पर ग्वानिन है तो वहाँ पर साइटोसिन है, राइट। ATCG आपको याद होगा, तो A है तो T आएगा, C है तो G आएगा। तो इस तरीके से हम एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेते हैं और उस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को हम एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग कर देते हैं। अब जब हम उसको टैग कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है प्रोब। प्रोब का मतलब है कि वो डिटेक्ट करेगा कि वो सीक्वेंस हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के या सेल के अंदर कहाँ पर है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रोब। और यूजुअली जो हम
टैग करते हैं वो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है P32, जो कि एक बहुत ही कॉमन रेडियो एक्टिव टैग है जिससे हम टैग करते हैं अपने प्रोब बनाने के लिए सीक्वेंस को। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ देखिए, ये हमारा P32 है, ये ऑरेंज कलर का मॉलिक्यूल है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, राइट, जो डिटेक्ट करेगा हमारी सीक्वेंस को जीनोम के अंदर जो है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग रेडियो लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देते हैं, इसको हम लेबल कर देंगे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, और ये बन जाता है हमारा प्रोब। अभी तक ये cDNA था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें 32P लगाया, ये बन गया हमारा प्रोब, राइट। अब हम क्या करेंगे, द प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड इज डिटेक्टेड ऑन अ एक्सरे फिल्म, राइट। अब क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा प्रोब है, यहाँ पर जब हम इसमें डालेंगे डीएनए के अंदर, तो ये अपनी देखिए आपने प्रोब बनाया है लाइट ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर के इसमें मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं 32P, ये हमारा लाइट ब्लू है और उसके ऊपर ऑरेंज कलर के ये मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। तो ये हमारा डीएनए है जो कि इंटरेस्ट का डीएनए है। यहाँ पर क्या है कि ये जो बाइंडिंग हो रही है, ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो रही है, मतलब बाइंड तो कर रहा है ये, लेकिन ये स्पेसिफिक बाइंडिंग नहीं है, कहीं पर भी जाके इधर एंड उधर बाइंड कर दिया उसने। लेकिन ये जो है ये हमारी स्पेसिफिक बाइंडिंग है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्चुअली में ये वाला है, राइट, क्योंकि यहाँ पर इसने बहुत ही टाइट बाइंडिंग करी है। अगर आप देखें एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पर आपको बल्जेस नज़र आएंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके की कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो रही है, ये इसके साथ साथ बाइंड कर रहा है, और ये स्पेसिफिक बाइंडिंग है। तो हमारा जो डीएनए है वो ये वाला डीएनए, ये वाला डीएनए नहीं है। अब इस तरीके की नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वॉशिंग का स्टेप कर देते हैं, और जब हम इसको वॉश करेंगे तो ये जो हमारा नॉन स्पेसिफिक बाइंड हुआ था ये यहाँ से वॉश हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, और जो हमारी स्पेसिफिक बाइंडिंग है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी बाइंड कर चुका है, वो हमारा वॉश नहीं होगा। तो अब जब नेक्स्ट स्टेज हम देखेंगे तो हमारे पास जहाँ जहाँ पर भी ये हमारी स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस हमको पता लगानी है, वहाँ वहाँ पर ये हमारा प्रोब बाइंड करेगा, और जहाँ पर उसने नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग अगर कर भी रखी होगी तो वो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग वहाँ से हट जाएगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम जेल चलाते हैं, एग्रोस जेल, ये सब मैं चैप्टर नंबर 9 में कवर कर चुका हूँ, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब जब हमने जेल को चलाया तो इस जेल के अंदर कुछ डीएनए सीक्वेंसेस ऐसी हैं जहाँ पर ये बाइंडिंग हुई है, और बाकी की सीक्वेंसेस में बाइंडिंग नहीं हुई है। अब हमको ये डिटेक्ट करना है कि वो कौन सी सीक्वेंसेस है जहाँ पर बाइंडिंग हुई है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस जेल को हम एक्सरे फिल्म के साथ रख देते हैं, उसको एक्सपोज कराते हैं। अब आप जानते हैं कि जो हमारी एक्सरे फिल्म होती है, एक्सरे फिल्म के अंदर होता है सिल्वर हैलाइड। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली, मैं लिख देता हूँ, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स। अब यहाँ जो ये 32P है, ये एनर्जी रेज निकाल रहा है। जब ये एनर्जी रेज निकाल रहा है तो ये सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स को हिट कर रहा है। जब ये सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स को हिट कर रहा है तो उस एनर्जी रेज की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा सिल्वर आयन है, सिल्वर आयन वो चेंज हो जाता है मेटालिक सिल्वर में। किस में चेंज हो जाता है वो, मेटालिक सिल्वर में, राइट। यहां तक क्लियर हो गया कि किस तरीके से वो रेज निकल रहे हैं, और वो जब रेज निकल रहे हैं तो जो हमारे सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स हैं जब उनको हिट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सिल्वर आयन है वो सिल्वर आयन्स आपके मेटालिक सिल्वर में चेंज हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब आप इस फिल्म को डेवलप करेंगे एक प्रॉपर एक टाइम के बाद, जितना भी आपका इंक्यूबेशन का टाइम होगा, एज़ पर योर प्रोटोकॉल आप उसको ले जाएंगे और आप उसको डेवलप करेंगे। जब आप उसको डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी एक्सपोज हुआ होगा वहाँ पर वो फिल्म हो जाएगी ब्लैक, और जहाँ पर लाइट ने एक्सपोज नहीं किया है वहाँ पर एक्सरे फिल्म एज इट इज़ रहेगी, राइट। तो जहाँ जहाँ पर भी ये ब्लैक ब्लैक बैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये हमारे वो बैंड्स हैं जो प्रोब के साथ बाइंड हुए थे, और जहाँ पर ये बैंड्स नहीं हैं, यहाँ ये ब्लैक नहीं हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर बाइंडिंग नहीं हुई है, और इस तरीके से हम स्पेसिफिक बाइंडिंग को डिटेक्ट कर लेते हैं।
और इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। क्लियर? नाउ दिस ऑटो रेडियोग्राफी एक बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है और इससे हमारा जो डिटेक्शन है वो काफ़ी हद तक बहुत कम कॉपीज़ में भी हो जाएगा, बहुत कम अगर डीएनए भी होगा और अगर बहुत काफ़ी स्पार्स भी होगा तो भी हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज ELISA. Now ELISA stands for Enzyme Linked Immunosorbent Assay. ये इसकी फुल फॉर्म होती है, सो यू शुड नो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अब देखिए इसमें क्या क्या नाम आ रहा है। एक तो एंजाइम लिंक्ड, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हमको किसी एंजाइम के साथ लिंक करना है। ओके किसको लिंक करना है वो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। इम्यूनोसॉर्बेंट, इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इम्यूनो जहाँ पर टर्म आ जाए वहाँ पर आप हमेशा याद रखिए या तो हम एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे होंगे या हम एंटीजन्स की बात कर रहे होंगे या हम एंटीजन एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे होंगे। तो जहाँ पर भी हम एंटीजन एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं वहाँ पर हम इस टर्म को यूज़ करते हैं और वो टर्म है इम्यूनो, राइट? तो ये इम्यूनो हो गई, सॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट हो गया और ऐसे हो गया टेस्ट। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर हम इन सबको मिलाएं तो इट इज़ अ टेक्निक टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई। सबसे पहले तो डिटेक्शन कि वेदर इट इज़ प्रेजेंट और एब्सेंट, दैट इज डिटेक्शन, एंड क्वांटिफाई इफ इट इज़ प्रेजेंट देन व्हाट इज़ द क्वांटिटी, कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है वो, राइट? उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिफिकेशन। एंटीजन्स, कोई भी एंटीजन हो, चाहे वो पैथोजन होता है या हार्मोन होता है या कोई और प्रोटीन होता है, हम उसको बोलते हैं एंटीजन। और एंटीबॉडीज़, कभी कभी क्या होता है कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, राइट? हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं इन अ सैंपल यूजिंग एन एंजाइम लिंक्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रोड्यूसिंग अ मेजरेबल कलर चेंज। हम क्या करते हैं यहाँ पर एक एंजाइम लिंक्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन लेते हैं। जब वो एंटीजन या एंटीबॉडी, यूजुअली एंटीबॉडी के अंदर हम उस एंजाइम को लिंक कर देते हैं और वो जो एंजाइम होता है वो जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो वो एंजाइम, वो जो सबस्ट्रेट होगा वो कलरलेस सबस्ट्रेट होगा, उस कलरलेस सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा किसी कलरफुल प्रोडक्ट में। और जब वो कलरफुल प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देगा तो वो जो कलर बनेगा और वो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसके लिए भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उससे हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर ये चीज़ प्रेजेंट है और अगर ये प्रेजेंट है तो वो कितनी प्रेजेंट है, राइट? तो याद रखिए कि जो ये एंजाइम है ये हमारा कलरलेस सबस्ट्रेट को चेंज करता है कलरफुल प्रोडक्ट में। सो दिस चेंजेस कलरलेस सबस्ट्रेट into कलरफुल प्रोडक्ट। ओके चलिए, अगर हम देखें एक टेक्निक है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एलाइजा। एक्चुअली एलाइजा के वेरिएशंस होते हैं, राइट? 4 तरीके के वेरिएशंस मेनली होते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके के वेरिएशंस को डिस्कस करूँगा और आपको विद डायग्राम आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे हम एलाइजा करते हैं। एलाइजा करने के लिए हमारे पास 96 वेल प्लेट्स होती हैं, 96 वेल प्लेट्स। और ये जो 96 वेल प्लेट्स होती हैं ये बेसिकली एक छोटी सी प्लेट होती है और उस प्लेट के अंदर यहाँ पर वेल्स होते हैं। एक तरफ यहाँ पर 8 रोज होती हैं, यहाँ और सॉरी यहाँ पर एक तरफ 8 हो जाएंगी और एक तरफ 12 हो जाएंगी, तो टोटल हो गई 12 इंटू 8 और ये बन जाती है हमारी 96 वेल्स। तो हम इनको बोलते हैं 96 वेल प्लेट्स। तो इस तरीके से पूरी प्लेट के अंदर ये हमारी 96 वेल्स होती हैं जिसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। कॉलम के अंदर 8 होते हैं और रोज़ के अंदर 12 होते हैं। तो ये इस तरीके से 8 इंटू 12 96 वेल्स, छोटी छोटी वेल्स होती हैं, बन जाती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 96 वेल प्लेट्स, प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं ये। अब ये एक वेल है, आउट ऑफ 96 वेल्स ये एक वेल है। इस वेल के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी एंटीजन को कोट कर लेते हैं। तो आपने ये देखा ये एंटीजन है हमारा, ये ब्लू कलर का क्या है, ये एंटीजन है और ये बफर है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो फील्ड है ये बफर है। ऑलराइट, मैं इसमें लिख देता हूँ बफर, आपको याद रहेगा ये हमारा बफर है। सो बफर का क्या काम होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, बफर हमारे पीएच को मेंटेन करता है। ओके, तो ये बफर है, इसके अंदर हमने
एंटीजन को कोट कर दिया, फिर हम वॉश करते हैं, जो अनकोटेड एंटीजन होता है या फिर एक्स्ट्रा जो लूजली कोटेड भी होता है तो वो सब हट जाता है और केवल टाइटली कोटेड एंटीजन यहाँ पर रहता है। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे कोई एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के स्पेसिफिक है। इसका मतलब अगर ये एंटीजन होगा तो ये एंटीबॉडी यहाँ पर बाइंड करेगी, अगर ये एंटीजन नहीं होगा तो ये एंटीबॉडी बाइंड नहीं करेगी। दूसरी बात क्या है कि ये जो एंटीबॉडी है इसके साथ एक एंजाइम लगा हुआ है, लिंक्ड है ये एंजाइम। ऑलराइट, तो ये हम क्या करेंगे, वी ऐड एंजाइम जो ई है, ये कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी, ये हमारी एंटीबॉडी है, टू बी मेजर्ड, जितनी हमको मेज़र करनी है। हमको नहीं पता कि इसमें कितना है, वो कितना एंटीबॉडी बाइंड करेगी, हमको मेज़र करनी है वो। फिर हम वॉश करेंगे तो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ वहाँ से चली जाएंगी और उसके बाद हम इसमें सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, वी विल ऐड सबस्ट्रेट। और जब हम इसमें सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये सबस्ट्रेट आपका कलरलेस होता है। ये जैसे ही एंजाइम के रिएक्शन देगा तो ये एंजाइम इस कलरलेस सबस्ट्रेट को, मैं एंजाइम लिख देता हूँ यहाँ, ये कलरलेस सबस्ट्रेट को कलरफुल प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देगा। तो यहाँ देखिए आपने, यहाँ पर आपका जो कलर था वो ऑलमोस्ट कोई कलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये येलो कलर दिखा रहा है कि यहाँ चेंज हो गया कलर, और हम इस कलर को मेज़र कर सकते हैं। ओके, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से या फिर और भी एलाइजर रीडर से, जो कि एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। अब दूसरी टेक्निक होती है इनडायरेक्ट एलाइजा। ये भी एलाइजा का वेरिएशन है, बेसिकली है ये भी एलाइजा, लेकिन ये वेरिएशन है। इसमें क्या करते हैं, ये वो डायरेक्ट था, उसमें डायरेक्टली एंटीजन के साथ एंटीबॉडी जा रही थी, ये इनडायरेक्ट है। यहाँ पर हम एंटीजन को कोट करेंगे, फिर हम इसको वॉश करेंगे। जब हम इसको वॉश करेंगे तो अनबाउंड एंटीजन चला जाएगा, फिर हम इसमें एंटीबॉडी करेंगे जो कि हमें मेज़र करनी है, और वो एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ बाइंड करेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए कि ये एंटीबॉडी के साथ हमने एंजाइम को टैग नहीं किया है। ऑलराइट, ये इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी एंटीबॉडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी। ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, फिर से हम एक वॉशिंग करेंगे तो जहाँ जहाँ पर एंटीबॉडी ने बाइंड करा है वो तो रह जाएगा, और जो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं वो सारी वॉश ऑफ हो जाएंगी। और उसके बाद हम डालते हैं एक सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो दूसरी एंटीबॉडी है जो स्पेसिफिक होती है प्राइमरी एंटीबॉडी के। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो एंटीबॉडी है जो हमने दूसरी बार डाली है, ये एंटीबॉडी एंटीजन को नहीं बाइंड करेगी। ये एंटीबॉडी केवल तभी बाइंड करेगी अगर यहाँ पर एंटीबॉडी बाइंड होगी, प्राइमरी एंटीबॉडी होगी। इसका मतलब है कि इसका जो सबस्ट्रेट है वो प्राइमरी एंटीबॉडी है। जहाँ जहाँ पर भी प्राइमरी एंटीबॉडी होगी वहाँ पर ये बाइंड कर जाएगी। तो ये हमारी जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी हमारी एंजाइम के साथ लिंक्ड होती है। ऑलराइट, और फिर हम वहाँ पर वैसे ही हम सबस्ट्रेट डालते हैं वॉशिंग के बाद, और जब ये सबस्ट्रेट डालेंगे तो ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम की वजह से जो कलरलेस था वो कलरफुल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और वो कलर की जो इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनेट होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो कि हमारे ये बाइंडिंग हो रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्टली नहीं मेज़र करा है, हमने यहाँ पर इनडायरेक्टली मेज़र करा है। प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करा है, जबकि पहले वाले केस में हमने डायरेक्टली प्राइमरी एंटीबॉडी को ही एंजाइम के साथ लिंक्ड कर दिया था। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एलाइजा एंड इनडायरेक्ट एलाइजा। एक तीसरे तरीके का जो एलाइजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच एलाइजा। राइट, अब सैंडविच आप सबने खाया होगा। क्या होता है सैंडविच, आप एक ब्रेड पीस लेते हैं, उसके अंदर कुछ आलू या कोई भी चीज़ हम लगा देते हैं, उसके बाद हम दोबारा से उसको ब्रेड को लगा देते हैं। तो दो ब्रेड के बीच में आलू या कोई भी सब्जी या कोई भी आपका वेजिटेबल या कुछ भी हो सकता है, दैट मेक्स इट एज अ सैंडविच। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं। अब सैंडविच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने वेल ली और उस वेल के हमने एंटीबॉडी को कोट कर दिया। उसके बाद हमने वॉशिंग करी तो जो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ है वो निकल गई। उसके बाद हमने क्या करा, इसी का स्पेसिफिक एंटीजन हमने बाइंड कराया। तो इनका काम है कैप्चर करना। ये उस एंटीजन को जो इनके स्पेसिफिक एंटीजन्स है उसको ये कैप्चर कर लेते हैं। अब जब ये कैप्चर कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश करके जो अनकैप्चर्ड होगा या एक्स्ट्रा होगा वो सब वॉश हो जाएगा। फिर हम डालेंगे दूसरी एंटीबॉडी और वो एंटीबॉडी एंजाइम से लिंक्ड होगी। अब आप देखिए सैंडविच बन गया या नहीं बन गया। यहाँ पर आपकी एक एंटीबॉडी है, फिर बीच में ये एंटीजन है और फिर से आपकी एंटीबॉडी है, तो ये एज ए सैंडविच की तरह काम कर गया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सैंडविच एलाइजा। तो सैंडविच एलाइजा में क्या हुआ, फिर से यहाँ पर ये एंजाइम आ गया और ये एंजाइम क्या करेगा, आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देगा। सबस्ट्रेट आपका कलरलेस है, प्रोडक्ट आपका कलरफुल है, और जैसे ही आपका कलर आएगा वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप एलाइजा करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, जब हम प्लेट्स को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कलर बना ही नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल कलर नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कलरलेस बफर।
बट एक्चुअली में उसके अंदर इतनी सेंसिटिव टेक्निक है कि जब हम उसको एलाइजा रीडर, जो ये हम इसको रीड करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम लोग एलाइजा रीडर। उस एलाइजा रीडर के अंदर हम लोग डालते हैं, और जब वो एलाइजा रीडर में हम रीडिंग आती है हमारे सामने, तब हमको लगता है कि यार इसके अंदर तो कलर बना है, क्योंकि उसने उसको क्वांटिफाई कर लिया, राइट। तो ये एलाइजा रीडर के थ्रू हमको रिजल्ट मिलता है, हमारे को एंड रिजल्ट मिलता है, और यहाँ इससे हमको डिटेक्शन भी पता लगता है, और साथ में हमको उसकी इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी से उसकी एक तरीके से क्वांटिफिकेशन भी हम कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम आज का टॉपिक जो है उसको हम यहीं पे करेंगे, लेकिन जाने से पहले हम इसके एक बार एप्लीकेशंस देखेंगे कि जो एलाइजा होती है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। अगर हम देखें एलाइजा के एप्लीकेशंस, इसका एक एप्लीकेशन होता है डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। बहुत सारे केसेस में हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ का डायग्नोसिस हम लोग कर लेते हैं, राइट। जैसे एच आई वी के केस में भी हम लोग एलाइजा का यूज़ करके उसको डायग्नोस कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिसमें डिजीज़ हैं जिसमें हम लोग इसको एलाइजा के थ्रू डायग्नोस करते हैं। एलर्जी टेस्टिंग हम लोग करते हैं। अगर आप देखें कि जिन लोगों को हे फीवर होता है या सीजनल एलर्जीज़ होती हैं, जो स्नीज़ करते रहते हैं या कफ करते रहते हैं किसी पर्टिकुलर सीज़न में, पर्टिकुलरली अगर आप स्प्रिंग सीज़न की बात करें या फॉल की बात करें, तो क्या होता है कि ऐसे लोगों के अंदर आईजीई, जो 5 टाइप्स की हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसमें ये वाली जो एंटीबॉडी है आईजीई, ये आईजी डिटेक्ट करती है, ये बेसिकली एलर्जीज़ के लिए होती है। और अगर आईजी का डिटेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर्स को ये पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को एलर्जी है। फिर वो एलर्जेंस का टेस्ट करते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है, और वो डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को फूड से होती है, किसी को डस्ट से होती है, किसी को पॉलन से होती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं एलर्जी होने के। तो एक बार लेकिन बॉडी के अंदर जो टाइप होती है वो 5 टाइप्स की हमारी एंटीबॉडीज़ में से ये आईजीई होती है। और अगर आपने इम्यूनोलॉजी में 5 टाइप्स की एंटीबॉडी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन जस्ट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ और आप याद भी कर सकते हैं। वो एंटीबॉडीज़ हैं हमारी MADEG। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मेड जी। तो मेड जी में क्या है, IgM, IgA, IgD, IgE और IgG। तो ये जो ई वाली एंटीबॉडी है, ये पर्टिकुलर ई वाली एंटीबॉडी जो है, ये क्लास की एंटीबॉडी हमारी एलर्जी के लिए यूज़ होती है, डिटेक्शन के लिए, राइट। तो हम उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। देन इट ऑल्सो डिटेक्ट्स ऑटो एंटीबॉडीज़। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है, जैसे हैशीमोटोस, थायरोइडाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सारी हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी हमारे ही बॉडी पार्ट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, और वो एंटीबॉडीज़ उस पर अटैक करके उसको डिसफंक्शन कर देते हैं, राइट। जैसे कि थायराइड के केस में हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में क्या है कि वो जो एंटीबॉडीज़ हैं हैशीमोटोज में, वो एंटीबॉडीज़ हमारी थायराइड ग्लैंड का फंक्शन धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हार्मोन डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब हार्मोन डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर उस हार्मोन से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे आने शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग हमारी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़, यानी ऐसी एंटीबॉडीज़ जो कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करती हैं, हम उनको डिटेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ डन बाय एलाइजा, राइट। सो व्हाट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़, व्हाट आर ऑटो एंटीबॉडीज़, आपको क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट है ट्यूमर मार्कर्स। नाउ ट्यूमर्स क्या है, ये कैंसर की जो प्री स्टेज होती है, प्री स्टेज तो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब एक बिनाइन या जो कंडीशन होती है कैंसर की, वो यूजुअली जो होती है वो ट्यूमर होती है। तो जो ट्यूमर्स होते हैं उनके अपने मार्कर्स होते हैं, बिकॉज वो म्यूटेटेड होते हैं। तो वो कुछ ऐसे म्यूटेटेड प्रोटीन्स को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्यूमर है या नहीं। अब तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स आ गए हैं ट्यूमर डिटेक्शन में या कैंसर बायोलॉजी में, जहाँ पर हम ट्यूमर के बनने के शुरुआती दिनों में ही हम उसको पकड़ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्यूमर डेवलप हो रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल होता है, वो पॉसिबल होता है बिकॉज ट्यूमर्स क्या करते हैं, वो कुछ म्यूटेटेड या कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं, और जब वो उन प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं तो हम एलाइजा के थ्रू एज ए एंटीजन हम उनको प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। उनके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं, हम एंटीबॉडीज़ को कोट कर लेते हैं, सैंपल को हम उसमें डालते हैं। अगर सैंपल के अंदर वो एंटीजन होगा, वो प्रोटीन होगा, तो हमारी एंटीबॉडीज़ उसको कैप्चर कर लेंगी, और हम वो प्रोटीन नहीं होगा तो नहीं करेंगी। अगर कैप्चर कर लिया तो हम सैंडविच एलाइजा के थ्रू हम लोग उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं, और फिर हम लोग एंजाइम के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये ट्यूमर मार्कर्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं।
देन स्क्रीन्स फॉर ड्रग अब्यूज़, बहुत सारे केसेस में ऐसे ड्रग अब्यूज़ होते हैं जो डिटेक्शन जिनका एलाइजा के थ्रू हो जाता है, जब बहुत बड़े जैसे ओलंपिक्स हो गया या कुछ ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए जहाँ पर जो एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन होते हैं या स्पोर्ट्स वुमेन होते हैं, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं, उनके ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं या उनके यूरिन के सैंपल्स लिए जाते हैं, और एलाइजा के थ्रू किसी पर्टिकुलर ड्रग का एब्यूज़ के बारे में देखा जाता है कि क्या ये इसने कोई पर्टिकुलर ड्रग या कोई ऐसे स्टेरॉइड वगैरह तो नहीं लिया हुआ है, तो वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। देन अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट्स, प्रेगनेंसी के लिए तो बेसिकली एचसीजी एक हार्मोन होता है जो कि अर्लियर स्टेज में, जब तक पता भी नहीं लगता कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, लेकिन उस दौरान विद इन 21 डेज़ या 30 डेज़ के आसपास ये चीज़ पता लगाई जा सकती है, और ये जो है ये आपका एलाइजा के थ्रू किया जाता है। इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव ऐसे विच कैन टेल कि प्रेगनेंसी इज़ देयर और प्रेगनेंसी इज़ not there. So these are some of the applications of ELISA, right? But these are not, we are not limiting it here. इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं या होंगे या होते हैं, बट वो हम लोग यहाँ पर नहीं उसको ले रहे हैं। आपके लिए ये मोटा मोटा एक आइडिया देने के लिए ये चीज़ है कि हम एलाइजा को कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस काफ़ी हद तक समझ में आ गई है। अगर नहीं तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर अपनी टेक्स्ट बुक को रेफ़र कर सकते हैं। एंड अगर कुछ नहीं है तो आप या तो मेरे को मैं मेरा ईमेल दिया हुआ है, आप उसमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। हम लोग उसको देख सकते हैं कि अगर आपको कुछ कोई प्रॉब्लम है तो आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। बट अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे को करना, बट स्टिल आई विल ट्राई फॉर दैट। बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट इफ़ यू रेफर योर टेक्स्ट बुक और इफ़ यू कैन कंसल्ट योर लोकल टीचर। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आज का डिस्कशन यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक यू जस्ट टेक केयर, ओके, एंड थैंक यू।